नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात तो हम करेंगे अमेरिका के सेनेट में पाकिस्तान के हवाले से एक बिल को दाखिल किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे 22 सेनेटर्स की इस वक्त तक सपोर्ट हासिल है। और इस बिल का मकसद खुल्लम खुल्ला ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएँ और इस एक्सक्यूज़ पे लगाए जाएँ कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 बरस में तालिबान की अगर फाइनेंशियल मदद की है, उनको खाना पीना दिया है, लॉजिस्टिक दिया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, हमदर्दी की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस हवाले से सैंक्शंस का मुतालबा किया गया। ये बिल है, ये कानून नहीं है। कोशिश की जा रही है कि इस बिल को कानून की शक्ल दी जाए, यानी इसको एक एक्ट बनाया जाए। ये ग़ालिबन पास नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत क्या है, इसके अगराज़ो मकासद क्या हैं, इसके पीछे किस किस्म की सियासी ताकतें हैं, कौन इसे पुश कर रहा है, इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए स्टेज के ऊपर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तानी डायस्पोरा को इस मामले में क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम बहुत ही तफसील से एक प्रोफेशनल डिस्कशन करेंगे, डायसेक्शन करेंगे इस पूरे केस की। लेकिन इससे पहले कि हम इस चीज़ के ऊपर चलें, पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से मुझे मुख्तसर एक कमेंट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता अब 72 घंटों से पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स जो हैं, एक सियासी अखाड़ा, एक सियासी थिएटर है, एक मीडिया थिएटर है जिसने पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स को कंट्रोल किया हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के दिलो दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है। पाकिस्तान की सियासत की तमाम डिबेट जो है वो इस एक पूरा एक थिएटर है उसके हवाले से हो रही है। अब इसके हवाले से बहुत से फैक्ट्स चूँकि आपके सामने आ चुके हैं तो मैं मुख्तसर कमेंट करूँगा तो आपको समझ आएगा। वो ऐसा लग रहा है, इसको अगर कोई भी जी शऊर शख्स जिसको अंग्रेज़ी पढ़नी आती है और जिसको कानून का थोड़ा सा ABC भी पता हो और वो इन कागजात और इन डॉक्यूमेंट्स को जो डिस्प्ले किए गए हैं पाकिस्तान में, जब इनको देखता है तो उसको क्या चीज़ समझ आती है। उसको पहली चीज़ ये पता चलती है कि बरतानिया की एक डिस्ट्रिक्ट निचले दर्जे की कोर्ट ने 10 सितंबर को जो फ़ैसला किया उसको उस वक्त किसी ने सियासी अखाड़ा नहीं बनाया। कोई 19-20 दिन के बाद ये फ़ैसला किया गया कि इससे एक सियासी बयानिया जो है वो शेप किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलती है कि बरतानिया की अदालत ने दर हकीकत किसी किस्म का कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, सिर्फ एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था एक अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर। और जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने फैसला किया कि हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो बरतानिया की कोर्ट ने कहा कि ठीक है। जब नेशनल क्राइम एजेंसी अपना केस विड्रॉ करती है, उन्होंने उस स्टे ऑर्डर को वहाँ से ख़त्म कर दिया। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, जो अता तारड़ साहब ने, PMLN के लीडर ने जो ख़त दिखाया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने वो लेटर लगाया है जो पाकिस्तान में से बैरिस्टर ज़िया नसीम या नसीम ज़िया साहब ने एक ख़त लिखा है और उसका एक सफ़ा जो वहाँ पे लगाया गया, उसको देख के ये साफ पता चलता है कि ये ख़त किसी तहकीकात को इनिशिएट या शुरू करने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी या वहाँ के किसी इदारे की एक रिक्वेस्ट और एक इंक्वायरी के जवाब में जो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो ख़त है बैरिस्टर जो एसेट रिकवरी यूनिट के ऑफिसर बैरिस्टर साहब ने लिखा है, और इस तरह के और बहुत से कागजात जो PMLN ने दिखाए हैं मीडिया के सामने, जो कुछ अनरिलेटेड भी हैं, उनको देख के एक चीज़ ज़रूर पता चलती है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो नैब हो या एसेट रिकवरी यूनिट हो, वो कानूनी मामलात के ऊपर कितने कैजुअल, बेतुके, इर्रेलेवेंट और कितने थके हुए लेटर लिखते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक किरदार कुशी करने की कोशिश की गई है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी आपको एक लीगल लैंग्वेज, एक कानूनी, एक माहिराना या टेक्निकल लैंग्वेज नज़र नहीं आती। इसको अगर आप कंट्रास्ट करें बरतानिया के 10 सितंबर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो लेटर है, जो जजमेंट है, डिसीजन है, तो वहाँ पे आपको कोई बेतुकी बात नज़र नहीं आती, आपको एक निपा तुला कानूनी ऑर्डर नज़र आता है। इसमें यह भी हमें एक चीज़ बड़ी हैरत से और शर्म से हमें देखनी चाहिए कि कैसे बरतानिया की एक निचले दर्जे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पाकिस्तान के 72 घंटों में सियासी हलकों मीडिया में उसे कितनी इज्जत, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी क्रेडिबिलिटी से देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर अमूमन हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो हैं उनको भी इतनी पजीराई, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं होती, उनके ऊपर भी इतना ट्रस्ट नहीं होता। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। बॉटम लाइन ये है कि जो कुछ हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है और जो कुछ PMLN ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, दोनों ही बहुत ही मिसलीडिंग है। पाकिस्तान के मीडिया को, आवाम को उसमें मिसइन्फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। अफसोस ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबार जिनसे इंसान क्रेडिबिलिटी की तवक्को करता है, उन्होंने इंतहाई वन साइडेड और मिसलीडिंग
जारिये लिख दिए हैं इस पूरी सूरत हाल पे। हालांकि पूरी सूरत हाल को पढ़ने के लिए आपको कोई PhD नहीं चाहिए कानून में, आपको सिर्फ अंग्रेजी सिंपल आनी चाहिए मैट्रिक लेवल की, और आपको थोड़ा सा कानून का पता होना चाहिए। और 72 घंटों से ये ऊधम जो है ये पाकिस्तान में मचाया गया है। क्या मतलब एक यानी कहें कि चाय की प्याली के अंदर एक तूफ़ान जो है वो यहाँ पर मचाया गया है। अब हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो बहुत ही अहम टॉपिक है कि अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से क्या साजिश जो है वो की जा रही है। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं बल्कि पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं वाशिंगटन में। वो इस वक्त मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। अमेरिका ही से रज़ा रूमी साहब जो ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं, कई किताबों के ऑथर हैं, वो मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, कानूनदान भी हैं और चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के डिफेंस में, डिफेंस मैटर्स के लिए, वो भी मुझे स्टूडियो से ज्वाइन कर सकेंगे। मैं आगाज़ करता हूँ एजाज़ अहमद चौधरी साहब की तरफ से। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आपसे बेहतर कौन हमें समझा सकेगा, यू हैव नॉट ओनली बीन द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे वाशिंगटन में। ये जो बिल है जो कांग्रेस के 170वें सेशन में, उसके पहले सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 20, 21 या 22 सेनेटर्स की सपोर्ट हासिल है, ये कौन सी फोर्सेस हैं जो इसे पुश कर रही हैं? और इन शख्सियात से भी आप वाकिफ होंगे, मिस्टर रूबियो, मिस्टर जॉनसन, मिस्टर रोमने, पोर्टमैन, यंग, बारबरोस, ये क्या है सर? है तो सारे रिपब्लिकन्स, और एक तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें उन्होंने जो बाइडन को प्रेशर में रखा हुआ है कि जी आपने हिस्ट्री विथड्रॉल की, आपने कोई सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया, आपने पाकिस्तान को भी सही तरह डील नहीं किया, और तालिबान को हम अभी भी टेररिस्ट मानते हैं। तो एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। दूसरी है कि आपने शुरू में जब आपने इब्तदाइया बोला तो आपने कहा कि एक बिल है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की बात की। पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का बिल नहीं है ये सिर्फ तालिबान के लिए है, और उसका टाइटल भी आप अगर गौर करें तो वो भी है कि काउंटर टेररिज्म, ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। कम अज कम इनमें से दो चीजें तो ऐसी हैं जिसका इतलाक खुद अमेरिका पे अपने पे होता है कि क्या उन्होंने ओवरसाइट सही तरीके से की, और सिगार की अपनी रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, और अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से की कि नहीं की। अच्छा, अब आता है उसका दूसरा हिस्सा कि जो तालिबान को सपोर्ट भी करेगी गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, या ये कि कोई एंटिटी उसको अगर सपोर्ट करेगी तो उस पर वो सैंक्शंस लगा सकता है। देखिए, इस किस्म के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं अमेरिका में बिल्ड किए जाते हैं। अव्वल तो ये बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना है इसको कानून बनने के लिए, जो मैं नहीं समझता कि इतनी स्वीपिंग लैंग्वेज के साथ ये कानून बन सकेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना चाहिए। लेकिन एजाज़ अहमद चौधरी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, ये आपने मेरे दिल की बात की कि इसकी लैंग्वेज सर इतनी स्वीपिंग है, इतनी फ्लेबरगास्टिंग इसकी लैंग्वेज है, इतना उसमें मतलब शायरी की तरह से की गई। लेकिन सर इसके दूसरे पेज के अंदर जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि एक एन असेसमेंट ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द सितंबर 2021 ऑफेंसिव ऑफ द तालिबान अगेंस्ट द पंजशेर वैली एंड द अफगान रेजिस्टेंस। सर इसमें तो डायरेक्टली पाकिस्तान की हुकूमत पे एक बिल में अमेरिका की सेनेट के सामने इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, इसमें भी अब पंजशेर को ही ले लें, वो तो ताजिकिस्तान पे इल्जाम है कि जी वो भी वहां से कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर जो एक हम बड़ी अरसे से ये देख रहे हैं कि स्केपगोट करना, कुर्बानी का बकरा बनाने की जो कार्रवाई है, ये उसी का हिस्सा है। और इसका गम सिर्फ अफगानिस्तान में उनकी शिकस्त से नहीं है, इसका गम चीन के साथ जो उनका मुसाबका है उस हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर है। मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस तरीका की कोई हरकत की तालिबान पे दोबारा सैंक्शंस लगाने की, बिलीव यू मी, अमेरिका ने जहां जहां सैंक्शंस लगाई हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैन यू इमेजिन के तालिबान पे सैंक्शंस लगने के बाद अव्वल तो वो उनसे मंगवाते क्या है अमेरिका से, लेकिन अगर वो फर्ज किया आप उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं और टेररिस्ट एंटिटी सारी की सारी वहां पे आ जाती हैं, और बिल्कुल उनके जनरल साहब ने भी जो सेनेट आर्म सर्विस कमेटी में बोल रहे थे, उन्होंने उसका टाइम फ्रेम भी दिया कि कितनी देर में वो एंटिटीज वापस आ जाएंगी। तो फिर इनकी ये क्या हिकमत अमली हुई सैंक्शंस की कि जिसमें उन्होंने वो और दहशतगर्द स्थिति में लेकर आ गए, अनलेस के उसका कोई और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो कि डिस्टेबलाइज कर दो, अगर ये हमारे काम नहीं बना तो डिस्टेबलाइज कर दो, उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको आपके हवाले से ये आवाम की मतलब एक किस्म का कहना चाहता हूँ कि अभी इसकी बड़ी स्टेजेस हैं, और ये नहीं कि एकदम से जनाब ये सारा कुछ हो जाएगा। कभी भी सैंक्शंस जो है अमेरिका की पहले भी जो लगी रही है कामयाब नहीं हुई, और अभी भी अगर तालिबान पे लगती है, पाकिस्तान तो एंगेज है, पाकिस्तान का कोई बीच में कर ले जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट करना है।
वो आई थिंक उस इन्वेस्टिगेशन में से निकलेगा कुछ नहीं. इट्स बेसिकली ए प्रेशर पॉइंट. जी. अच्छा, सर मेरे साथ रहिए एजाज अहमद चौधरी साहब. मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग हुकूमती लोग जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा शादियाने बजा रहे हैं. वहाँ दावा कर दिए गए हैं कि वहाँ, और अक्सर से ये कहा जा रहा है एक्स फॉरेन सेक्रेटरी साहब, कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकल जाएंगी तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने का वक्त आएगा और अमरीका सैंक्शंस लगाएगा. तो मैं इस चीज़ को भी आपसे समझना चाहूँगा. मैं ज़रा रज़ा रूमी साहब की तरफ जाना चाहूँ. रज़ा रूमी साहब, आप अमेरिका के अंदर हैं और बहुत अरसे से अमेरिका में रह भी रहे हैं, ट्रैवल करते हैं वहाँ के इस पॉइंट. आपको क्या समझ आ रही है कि ये एक ऐसे ही यानी यबड़ी सी मार दी है किसी ने बेतुकी किस्म की, या इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ कॉकसेस हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो इसको लेकर आगे चलेंगे? 22 लोगों ने इसको शुरू में फाइल किया है, ये 22 से 51, 52 भी हो सकते हैं. जी मुईद, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे एजाज साहब ने कहा कि अमेरिका की जो दाखिली सियासत है, अगले साल उनका मिड टर्म इलेक्शन होता है, तो उसमें भी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे प्रोसेस में. तो 22 रिपब्लिकन्स, जिनमें के बहुत जाने पहचाने नाम हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने ये मूव किया है. और जो सेनेट है उसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की तकरीबन बराबर का टाई है. उनकी मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक वोट से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का वोट हो सकता है, उससे मेजॉरिटी डिसाइड होगी. पहली तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो बाइडन को भी प्रेशर में रखना है, उसके बहुत सारे हिस्से इसी के ऊपर हैं, मुंसलिक हैं. मगर साथ साथ ये बिल्कुल एक वाज़ेह कोशिश है पाकिस्तान को स्केप गोटिंग की, जो कि आपको पता है कि बड़ी देर से मीडिया, स्पेशली यूएस मीडिया में बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका की जो नाकामी है अफगानिस्तान में, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है. और वो एक बड़ा एक पूरा हल्का है जो कि पॉलिसी मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स को बहुत ज़्यादा पुश करता है. उनको वो कहता है कि कुछ करें आप पाकिस्तान के. और जाहिर बात है उसमें कॉकसेस, और आपने जो बात की हिंदुस्तान का यहाँ पे है एक असर नफूज तो है बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है. मगर यहाँ पे तारीख भी एक हमें बड़ी वाज़ेह है. अगर आपको याद हो तो जब जेनीवा अकॉर्ड्स हुए थे 1989 में, जब ये अफगान जिहाद सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ और सोवियत फ़ौजें वहाँ से निकल गईं, तो फिर अमेरिका ने यही किया था कि वो मुख्तलिफ तरामीम ले आए, प्रेसल अमेंडमेंट, सेमिंगटन, ये वो. तो पाकिस्तान को फिर से इन्होंने बजाय इसके कि वो उसकी मदद करते हैं, उसको. क्या इसमें स्लिपरी पाथ है रज़ा रूमी? क्या इसमें एक स्लिपरी पाथ, क्या आपको इसमें एक स्लिपरी पाथ नजर आता है कि एक चीज लॉन्च कर दी गई है, रख दी गई है, उस पर बिल्ड अपॉन किया जा सकता है, पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशर में लाया जा सकता है, कंसेशन मांगी जा सकती है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा वाज़ेह प्रेशर टैक्टिक भी है. दो बड़ी बातें, एक तो पाकिस्तान चूंकि चीन के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म उसकी राइवलरी है वो अब चीन से है, एक तो ये है इशू. दूसरा ये कि जाहिर बात है जो कुछ अफगानिस्तान में तालिबान ने करना है या दीगर जो उमूर हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए, तो यही एक पॉलिसी दिखाई देती है. लेकिन इसमें एक और मसला भी है. मुईद, हमने तो अमेरिका की बात कर ली, लेकिन अगर हम अपने दाखिली तौर पर देखें, जिस तरह से हमारी खारिजा पॉलिसी को भी चलाया जा रहा है, बदकिस्मती से वहाँ भी गैर जिम्मेदाराना बयानात जो हैं वो काम नहीं आते. दुनिया देखती है ट्विटर के ऊपर कि वुज़रा आकर जज्बाती किस्म की बातें करें, या वो इस चीज़ का इतराफ़ करे कि जी तालिबान हमारे अपने हैं, उनके बच्चे और उनकी फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं. हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बयान दिया था, तो दुनिया उसको नोट करती है. तो यहाँ पे एक एहसास जिम्मेदारी का जो है वो भी कुछ फुकदान है. और अगर ये चीज़ें दफ्तर खारजा हैंडल करता है, या वज़ीर आज़म साहब करते हैं, या कैबिनेट के एक नामजद कमेटी या शख्स करते हैं, हर वजीर का ये काम नहीं है कि वो खारजा अमूर के ऊपर गुफ्तगू करे, नंबर एक. और नंबर दो, उनका ये काम भी नहीं है कि वो अमेरिका को जो है वो सुनाए. अच्छा, मैं फिर आऊँगा, मैं सेनेटर जी मैं सेनेटर वलीद इकबाल मेरे साथ हैं और हुकूमत के मेंबर भी हैं.
और सेनेटर साहब जो है वो चेयरपर्सन भी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के, तो मैं इनको भी इसमें लेके आऊँ ब्रेक से पहले। आपने सुना रज़ा रूमी साहब को इस हवाले से बात तो ये हो रही है कि जो अमेरिका की सेनेट के अंदर, आप भी सेनेटर हैं, अमेरिका की सेनेट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया है 22 सेनेटर्स ने, और एक ऐसा लगता है कि एक स्लिपरी पाथ है, क्योंकि अभी नहीं पता उनको कितनी सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन एक स्लिपरी पाथ है और एक प्रोसेस शुरू किया गया है पाकिस्तान जिसकी जद में आ सकता है। अब आपने ये भी सुना रज़ा रूमी को कि आपकी हुकूमत के वज़रा और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, ख़ुद अमेरिका के हवाले से देते रहते हैं। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? देखें जी, सबसे पहले मैं डिफेंस की कमेटी का चेयरमैन नहीं हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स की कमेटी का पहले थे, ठीक, लेकिन मैं डिफेंस की कमेटी का रुकन हूँ और इस वहाँ पर भी इस बात की तफसीली डिस्कशन हुई है। यहाँ तक कि जब हमारी कमेटी GHQ गई थी कोई आज से 3-4 हफ्ते पहले, वहाँ पर भी आर्मी चीफ और उनके जो DGM और वो सब साहिबान अफसरान मौजूद थे, वहाँ भी हुई। फिर मैं फॉरेन अफेयर्स की कमेटी का भी मेंबर हूँ, जो शरी रहमान साहिबा जिसको चेयर करती हैं, डिफेंस को मुशाहिद हुसैन साहब चेयर करते हैं। तो काफ़ी सीजनड हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस दोनों कमेटीज़ में हैं। देखें, इसमें एक तो तारीख़ जो है और जिसका जिक्र अभी रज़ा रूमी ने भी किया, हम तवक्को हमेशा यही करते रहते हैं, माजी में भी करते रहे हैं कि शायद 1-2 सूरतें वाज़े तौर पे तारीख़ में आती रही हैं, या बहुत सी दहाइयाँ हमारी US पाकिस्तान रिलेशंस की हमारे सामने हैं। इस मौके पे हम कम से कम मेरा सवाल तो आपने हम सोच रहे थे कि इस वक्त कोई तीसरी सूरत निकलेगी। वो 2 सूरतें क्या हैं? वो एक ये है, या तो हम US के लिए कोई जंग लड़ते रहे, भले वो सर्द जंग हो या अफगान वॉर हो या ये वाली वॉर हो, एक ये एक्सट्रीम थी, और दूसरी एक्सट्रीम थी कि या हम उसकी सैंक्शंस की जद में रहें। इसके दरमियान में कुछ आता नहीं है। अब उसमें कोई बयान कुछ दे या क्या दे, या X कुछ कहे, Y कुछ कहे, कोई वजीर था, कोई मुशीर था, जितनी भी डेफ्ट डिप्लोमेसी हो, हम रहे उन्हीं दोनों उसी एक रेंज के 2 सिरों पे रहे हैं, या उसी स्पेक्ट्रम के 2 एंड्स पे रहे हैं। कोई तीसरी सूरत अभी तक तो नहीं आई। इससे तवक्को ये की जा सकती है, लेकिन ये मतलब ये जो बिल है 57 सफ़ों पे मुहित है। मैंने एक लफ्ज़ तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मैं इसको सरसरी जायज़ा लिया है इसका, और इसमें ये भी दुरुस्त है। फिलहाल तो ये मकामी पॉलिटिक्स का भी सिलसिला आता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ रिपब्लिकन्स ने इस पे किया है मूव, और अभी लेकिन ज़ाहिर इस पे डिबेट होनी है। अभी डेमोक्रेट्स की जो है, अभी वो प्रेसिडेंसी जो है वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के पास है जो सक्सेसफुल हुए, जो बाइडन, और वो उसको उनको भी बीच में अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से उनको भी वो इसमें बारहा मेंशन करते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, और उसको बाय नेम भी जो मेंशन किया हुआ है, वो 3 हवालों से किया गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान को बाय नेम मेंशन किया गया है 2001 से लेकर 2020 तक के दौरान के अगर कोई इमदाद दी उनको, और उसमें क्योंकि वो बताते हैं बहुत से टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए, बहुत से US के एसेट्स, पर्सनल वगैरह उससे अफेक्ट हुए। दूसरा वो कहते हैं कि जो 15 अगस्त को जो फॉल ऑफ काबुल हुआ, और ओवरथ्रो उसको लिखा हुआ है, ऑफ द रेजिम, ओवरथ्रो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो उसमें को पाकिस्तान ने मदद की। और तीसरा ये कि जो पंजशेर के अंदर जो सितंबर में जो ऑफेंसिव हुआ उसमें जो मदद की हुई। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान में शादियाने इसके इसलिए बज रहे हैं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी टेलीविजन के शोज पे भी गया हूँ उस दौरान में। अच्छा। और उनका वही बार बार ये इल्ज़ाम था कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपने उनका ये किया है, आपने उनका वो किया है। और मैं तो यही कहता रहा, और हमारी गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि भाई ये 3,25,000 की जो फौज थी, ये अफगान नेशनल फोर्स या जो भी इसका नाम है, ये उसका 3,70,000 टू बिगिन विद, जी, इसकी कैपिचुलेशन जो है, हमने उनको कहा था आप हथियार डाल दो, या आप बगैर किसी मुज़ाहमत के उसको कर दो सरेंडर काबुल को। और ये कि उनको कोई किसी किस्म की मुज़ाहमत ही नहीं हुई, उनको किसी की मदद की क्या जरूरत थी जब ऐसी मुज़ाहमत ही ना हो। और पंजशेर के ऊपर भी, और पंजशेर पे भी अभी तक वो कोई एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है किसी यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स में, वही BBC पे उन्होंने कोई बयान दिया है, उसी को इंडियन मीडिया बहुत उछालता रहा है, और इसी की अक्कासी मैं समझता हूँ इस बिल में हुई है। तो ये बाय नेम इसी तरह, लेकिन अभी फिलहाल तो प्रोब करने की बात है। एक बार मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बहुत दिलचस्प उन्होंने बात की कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो 2 एक्सट्रीम पोल्स में रहे हैं। या तो हम अमेरिका की खातर एक जंग लड़ रहे थे, अमेरिका की खातर कुर्बानियां दे रहे थे, और या हम अमेरिका के सैंक्शंस की जद में थे, अमेरिका के दुश्मन थे। कोई दरमियानी रास्ता कभी बन नहीं पाया हमारा अमेरिका के साथ। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं फिर जाऊँगा एक्स फॉरेन सेक्रेटरी साहब की तरफ, और मैं उनसे ये समझना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में क्यों इसके इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं, और 1 साल से हिंदुस्तानी हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगेंगे अमेरिका की अफवाज के विड्रॉल के बाद। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ हमें एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ही समझा सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, सीधा चलता हूँ एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब की तरफ। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, ये सही है कि प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने हमें ये बताया और समझाया कि अमेरिका की सेनेट के अंदर ये जो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पाकिस्तान समेत और अफ़गान तालिबान के हवाले से जो एक बिल लाया है, ये एक अमेरिका की बुनियादी तौर पर जो अंदरूनी दाखिली लोकल पॉलिटिक्स है, ये उसका शाखसाना है, ये उसका हिस्सा है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कम से कम एक बरस से ज़्यादा, फरवरी 2020 जब दोहा एकॉर्ड हो गया, उसके बाद से ट्विटर के ऊपर हिंदुस्तानी कॉलमनिस्ट, शहरी, जिनको इन्फॉर्म सिटीज़न कह सकते हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, मैं उन लोगों में हूँ पाकिस्तान में जिसके ट्विटर पे बहुत इंडियन माइंडर्स हैं। जो भी चीज़ मैं लिखता हूँ, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, तो उसे कम से कम 10-12 लोगों की ड्यूटी लगी हुई होती है कि वो आके उस पर एक काउंटर व्यू देते हैं। उस काउंटर व्यू के अंदर और उनके और भी लोगों से जो मुलाकात होती है, ये बात होती है, एक चीज़ बार बार दोहराई गई कि अब जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहेगी, अमेरिका की डिपेंडेंस नहीं होगी, उसके ट्रूप्स वहाँ नहीं होंगे, उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान से नहीं होंगे, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। ये बात मैंने दर्जनों दफ़ा सुनी है और पढ़ी है। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर रहनुमाई नहीं कर सकता। ये महज लोकल पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कोई इंडियन कॉकस है? इंडियन कॉकस तो यकीनन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अमेरिका की अपनी दाखिली सियासत का ये शाखसाना है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि उधर ख्वाहिश हमेशा से रही है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके से नज़ला अमेरिका का गिरता रहे। ये कोई आज की बात नहीं है और हमेशा वो इस किस्म की बातें पहले भी करते रहे हैं और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक इजहार तो हो सकता है, क्योंकि 3 चीज़ें हुई हैं जी जो हिंदुस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। एक तो कि उनकी जो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, वो सारी की सारी डूब गई है और उसका कोई उनको नज़र नहीं आ रहा। जो स्पेस मिली हुई थी वो सारी चली गई है। दूसरा उनको ये है कि पाकिस्तान को इन्होंने तनहा करने की बड़ी कोशिश की पिछले 5-7 साल में, लेकिन ये तो सीपैक भी कर गया, चीन के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती है, सेंट्रल एशियंस भी खुल के आ रहे हैं इनके साथ, बाकी भी रब्ता कर रहे हैं। तो ये एक दूसरी फ्रस्ट्रेशन। तीसरी जो फ्रस्ट्रेशन उनकी है कि पाकिस्तान ने इनकी हेजमनी मानने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि सितंबर 2016 में एक इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, झूठ बोला था, की नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये ख्याल था कि ये एक जो रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। फिर फरवरी 2019 में एक्चुअली की, लेकिन फिर भी झूठ बोला कि 300 बंदे मारे हैं, मारे कोई नहीं थे। वो क्या कर रहे थे? वो एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसको हम दबा सकते हैं खित्ते के दूसरे ममालिक की तरह। लेकिन वो इनके अपने जहाज गिर गए, पायलट पकड़ा गया, पायलट को हमने वापस कर दिया, तो वो इनकी जो साजिश थी कि हमारी हेजमनी पाकिस्तान मान जाए, वो भी नाकाम हुई। तो अभी भी इवन एट दिस पॉइंट हमारी पता नहीं किसी ने रिमार्क दिया कि आपकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं। मैं नहीं मानता इस बात से। मेरे ख्याल में हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी पुरजोर रही है। खाली अमेरिका की तरफ से एक इतनी वजूहात की वजह से एक बिल आ जाए, जो बिल पता नहीं चलना भी है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता चलता हुआ नजर आता, तो उसकी बुनियाद बनाते हुए आप पाकिस्तान की सारी खारजा पॉलिसी को फेल कर दें। मैं नहीं समझता ये कोई दुरुस्त कदम होगा। पाकिस्तान दुरुस्त चल रहा है, ठीक चल रहा है। हमें पता था कि अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है, हमेशा से रही है। इन्होंने 90 में भी इसी तरह सैंक्शन लगाई थी, तो क्या हो गया था पाकिस्तान? उन सैंक्शन के नतीजे में पाकिस्तान ने तो JF-17 बना लिया और अपनी बेहतर कर लिया हालात। इसलिए ये अमेरिका की ये खामख्याली, बहुत सारे लोग उनके पॉइंट आउट करेंगे कि तालिबान को आप वैसे तो हरा नहीं सके, अब ये सैंक्शंस लगा के आप और टेररिस्ट को लेकर आ जाएंगे, तो ये कहाँ की मतलब नहीं है जी। ठीक है, मेरे साथ रहिए। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एजाज़ अहमद चौधरी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त। जो आपने सवाल उठाया, गुज़िश्ता 24 या 36 घंटों में जब से ये बात सामने आई है, तो जो अपोजिशन के लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत की और उसकी खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है कि ऐसा बिल जो है वो आ गया है सामने। मैं रज़ा रूमी साहब की तरफ चलता हूँ। रज़ा रूमी साहब, एजाज़ अहमद चौधरी साहब का ये इस्तदलाल है कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा गुस्सा इस चीज़ का भी है कि पाकिस्तान को एक तो डोमिनेट नहीं किया जा सका, दूसरा पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं किया जा सका। आप जब अमेरिका से देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम आइसोलेटेड नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर जितना कमेंट आ रहा है और जो हिंदुस्तान से कमेंट आ रहा है, वहाँ से ऐसा लगता है कि हम अभी भी बड़े आइसोलेटेड हैं। आपको क्या लगता है कि हम बाकी दुनिया से अलग थलग खड़े हैं, आइसोलेटेड हैं, तन्हा हैं, या आपको लगता है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इंटेग्रेटेड हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई आइसोलेशन वाला तो सवाल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया का आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क
जो एक न्यूक्लियर ताकत हो, वो कैसे आइसोलेट हो सकता है? कोई भी आइसोलेट नहीं कर सकता। बल्कि ये जो सैंक्शंस वैंक्शंस भी जो हैं अभी, कोई भी अमेरिका में जो मुख्तदर हल्के हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं ये चाहेंगे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो या पाकिस्तान पे माशी पाबंदियां लगाकर उसको स्क्वीज किया जाए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपना मकासद हासिल करने के लिए सिक्योरिटी के वो बिल्कुल ये काम करेंगे। देखिए, पाकिस्तान बड़े वाज़े तौर पर एक नई जो ग्लोबल ऑर्डर में एक नई पावर कन्फिगरेशन बन रही है, एक नया जैसे कहते हैं, जिसमें कि चीन और रूस और ईरान और पाकिस्तान, वो एक बहुत ही मजबूत किस्म का ब्लॉक उभर कर सामने आ रहा है। अगरचे कि उसका कोई ऐलान नहीं हुआ और अभी देखना उसके खदो खाल बाकी हैं, मगर पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात हैं इस वक्त, और इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल अमेरिका को है। बल्कि अमेरिका जो है वो अमेरिका के अंदर खुद इस बात की बड़ी बहस हो रही है कि अभी एक डिक्लाइनिंग पावर है। जो अमेरिकन एम्पायर जो है वो अब रूबा ज़वाल है, और वो कितनी देर में लगेगी आपको पता है, बड़ी एम्पायर्स को भी दहाइयाँ लग जाती हैं। लेकिन ये खुद बहस अमरीकी जो यूनिवर्सिटियाँ और दानिश्वर यहाँ पर करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल 2-3 हैं। एक तो जो मुझे जो मैंने पहले आपको बात कही कि जो हमारे दाखिली अमूर हैं, जो हमारी दाखिली पॉलिसियाँ हैं, चाहे वो खर्जा पॉलिसी हो, माशी पॉलिसी हो, हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात हों, एहतसाब का आपने जिक्र किया, हमने उनको बड़ी हद तक बिगाड़ लिया हुआ है। एक तो ये वजह है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो उसी वक्त रियलाइज़ होगा जब पाकिस्तान में बड़े बड़े जो अमूर हैं उसके ऊपर सारी सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट का एक कंसेंसस हो कि पाकिस्तान ने अगले 10 साल कहाँ जाना है, पाकिस्तान में माशी तरक्की किस तरह से होगी। इन अमूर के ऊपर कोई जो है इत्तफाक़ राय नहीं है। हर गवर्नमेंट जो होती है वो आने वाली गवर्नमेंट पिछली वाली गवर्नमेंट को चोर कहती है, अब ये वाली गवर्नमेंट है, कल को जो दूसरी आएगी वो इनको बुरा भला कहेगी। एक विशिष्ट साइकिल में हम फंसे हुए हैं। तो जब तक हम अपने देखिए, सियासत होती है हर जगह, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, लेकिन बड़े अमूर के ऊपर आप देखिए, मलेशिया को देखिए, चीन को देखिए, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, सियासत इंतशार का शिकार है। ठीक है जी, हाँ। बस ये इतनी सी बात थी कि यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप समझते हैं कि मैं फिर इस पे आऊंगा थर्ड पार्ट में कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो परगंदा है, इंतशार का शिकार है। लेकिन मैं जरा सेनेटर वलीद को ले आऊँ। सेनेटर वलीद, इकबाल, आपने सुना रजा रूमी को भी, आपने एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को भी सुना, आप डिफेंस कमेटी के भी मेंबर हैं सेनेट की, आप फॉरेन रिलेशन कमेटी के भी मेंबर हैं। ऑपोजिशन मसलसल ये कहती है कि आपकी हुकूमत जो है, इस पर भी वो ये कहते हैं कि आपने फॉरेन पॉलिसी को मिसमैनेज किया है, आप तनहा हो गए हैं, दुनिया आपके खिलाफ है, आप फॉरेन पॉलिसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। वो ये भी समझते हैं कि आपने सीपेक भी स्टक हुआ है आपकी हुकूमत के पिछले 3 बरस में, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आगे नहीं बढ़ सका। देखें जी, इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज, जिस तरह आप कहेंगे, वो बस ऐसे ही अपने ऑडियंस को कि जी किसी तरह से ये दिखाना कि जी हुकूमत हर चीज़ में नाकाम है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। रजा रूमी साहब कहते हैं कि जो जेसीसी होनी थी चीन की, वो बड़ी मुश्किल से अब हुई है, 2 बरस तक स्टक रही है। मेन रेलवे लाइन 1 ML1 जो है उस पर चाइना ने फाइनेंसिंग रोकी हुई है। नहीं, देखें जी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में और जहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हों, इस तरह की जो है टाइमलाइंस जो हैं वो उनमें ऊंच नीच होती रहती है। किसी तरीके से इसको आप फॉरेन पॉलिसी का फेलियर या ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। बल्कि और ये जो ख़ास तौर पे अभी आज वाली बात है, या अभी मंडे को ये बिल आया है, तो इसमें तो एक जिस फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो साबिक है उन्होंने भी बताया कि ये बिल्कुल एक पैटर्न है। और मैंने भी आपसे ये अर्ज किया था, ये आपने तो सर से उतार दिया ये कह के कि या 2 एक्सट्रीम्स होते हैं, हम उनके लिए लड़ रहे होते हैं। ये एक पैटर्न है, ये 1990 में, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और इंक्लूडिंग प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब मेरे ख्याल अब आदत भी पड़ गई है पाकिस्तान ये तवक्को ना करने की कि देखें, ये जिस तरह कहते हैं ना कि इंडिविजुअल्स में फ्रेंड्स होते हैं लेकिन कंट्रीज में इंटरेस्ट्स होते हैं। अब क्या पाकिस्तान इतना बड़ा एलाइड ऑफ एलाइज, मोस्ट एलाइड ऑफ एलाइज था वो सीटो और सेंटो के ज़माने में? 1962 के अंदर किस तरह अमेरिका रेस्क्यू पे आया चाइना के, हिंदुस्तान के रेस्क्यू, बिल्कुल हिंदुस्तान के रेस्क्यू पे आया किस तरह, पाकिस्तान, द बॉटम वाज ब्लोन आउट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। 1965 में किस तरह दोनों पे उन्होंने पाबंदियां लगा दी, हिंदुस्तान से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो देखें, अमेरिका एक कोल्ड वॉर एलाइड ढूंढ रहा था, हम एक हिंदुस्तान के खिलाफ एलाइड ढूंढ रहे थे, तो वो मिसमैच था।
तो हमेशा एक मिसमैच या व्हाटएवर रहा है, तो ये परसेप्शन या एक्सपेक्टेशंस जो हैं इनको बिल्कुल ये अब पैटर्न चल पड़ा है। ये मैं अब ये भी है ना आर्गुमेंट के अमेरिका का नया सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात नहीं कर रहा। इस दफ़ा तो CNN की एंकर पर्सन जो थी बैकी, उन्होंने बाकायदा ये पूछा है कि आपकी चूंकि अफगान पॉलिसी है, आपने अमेरिका के खिलाफ काम किया, इसलिए सदर बाइडन आपसे पनिश कर रहे हैं आपको। ये वर्ड्स हैं उसके, बैकी एंडरसन के। अरे किसी ना एक एनालिस्ट की कोई ज़ाती राय हो सकती है, बट इसके पीछे एक बहुत लंबी और तवील और बड़ी अब तो वेरी प्रिडिक्टेबल हिस्ट्री। और एक ये चीज़ देख लें कि ये जो जिस तरह से ये फॉल ऑफ काबुल जिस तरह 15 अगस्त को जिस तरह से हुआ, मैं अगर ये इस्तेलाह यूज़ कर सकूं कि ये एक वुंडेड बेयर भी तो है ना अमेरिका इस तरह से। बेयर और तो वैसे रूस के लिए होती तो है, मैं जानता हूँ। और अभी अमेरिका तो एलिफेंट, मैं सरकारी डेलीगेशन से ही मैं आया हूँ रूस से, मॉस्को से ही होके आए हैं। ये एलिफेंट है जी। तो वो एक वुंडेड, जो भी उसको कह लें, एक वुंडेड उसमें है। और स्केपगोटिंग की तवक्को जो है वो बड़ी एक रियलिस्टिक एक होगी सिलसिला। अब आप ये पिछले बात में आप पूछ रहे थे ना कि किसी वजीर ने इस तरह का बयान दे दिया, उस तरह का बयान दे दिया। मैं एक चीज़ का, हमारी कमेटी एक चीज़ का जायज़ा ले रही थी जो मैं ही कमेटी के आगे लेके आया। वो कुछ महीने एक दो पहले एक चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसके नीचे पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दी गई थी। ये अभी जुलाई में या ऐसे कोई अब चाइल्ड सोल्जर वाला मामला, वो ह्यूमन राइट्स का मामला है। मैंने अखबार में देखा, पढ़ा उसके बारे में। आई टुक इट अप, आई सेंट इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसमें जो चाइल्ड सोल्जर की जो उनकी प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें जो शवाहिद दरकार हैं, जो सबूत दरकार हैं, और जिन सोर्सेज से वो सबूत क्रेडिबल सोर्सेज से दरकार हैं कि जी यहाँ चाइल्ड सोल्जर, और पाकिस्तान की रियासत चिल्ड्रन को रिक्रूट कर रही है। यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ तो इतने वॉलंटियर्स हैं। और पाकिस्तान का कितनी यूनाइटेड नेशंस की वो कन्वेंशंस पे सिग्नेटरी है जो इसको जिसका इंसदाद करती हैं। और उसके अलावा वैसे मैं कह रहा हूँ कि कॉम्बैट में हम 18 साल से कम किसी को नहीं भेजते, 16 पे रिक्रूटमेंट शुरू होती है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, बट देयर इज नो रीजन रीजन टू इंपोज दो सैंक्शंस, लेकिन फिर भी हुई हैं, उस हवाले से लगी हुई हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद मैं फिर आऊंगा एजाज अहमद चौधरी साहब की तरफ। उनसे समझना चाहूंगा कि जो स्ट्रेसेस है, ये डिसफंक्शनैलिटी है, ये जो एक सस्पेंशन है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान में जो लटके हुए हवा में मोहल्लक हैं, क्या ये ऐसे ही रहेंगे या इसमें कोई हम इंप्रूवमेंट देख पाएंगे आने वाले दिनों में आफ्टर ब्रेक? नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब की तरफ। एजाज अहमद चौधरी साहब, यू वेयर टू हैट्स। आप ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे और फॉरेन सेक्रेटरी होने की हैसियत से आपने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को एक बड़े ब्रॉड लेवल से, एक ब्रॉडर होराइजन से भी देखा। फिर आप ख़ास पाकिस्तान के एनवॉय, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे वाशिंगटन में। फिर ज़ाहिर है आपने वहाँ के ताल्लुकात को उस हवाले से देखा। ये जो एक तनाव की सी कैफियत है गुज़िश्ता कई बरस से पाकिस्तान के ताल्लुकात में, जिसमें कोई कमी नहीं आ रही है कि अमेरिका का सदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहा, बावजूद उसके कि पाकिस्तान की मसलसल मदद चाहिए थी अफगान तालिबान के साथ मेडिएट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, दोहा प्रोसेस को आगे चलाने के लिए, यहाँ से एग्जिट और एवैक्यूएशन के लिए वेस्टर्न लोगों के, अमरीकी अफवाज के लोगों को पाकिस्तान ने यहाँ से सेफली एवैक्यूएट किया और एक बड़े पीसफुल किस्म के ऑर्डरली एग्जिट में अमेरिका की मदद की। उसके बावजूद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से, फिजिक्स और बहुत से टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हमसे वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है। चाइल्ड प्रिवेंशन और चाइल्ड सोल्जर एक्ट के तहत हम पे डिफरेंट किस्म के सैंक्शंस लगे हुए हैं। ह्यूमन राइट के हवाले से, फिर मीडिया के हवाले से हमें डिमोनाइज किया जाता है। तो ये जो एक टेंशन है मसलसल चल रही है, इसको आप कहीं आगे रिजॉल्व होते हुए देखते हैं कि इसके बाद एक मैच्योरिटी आएगी, अमेरिका में रियलाइजेशन होगी कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, यही ऐसे ही चलेगा? मीरजादा साहब, एक आप चूंकि किताबें पढ़ते हैं, बहुत हैथवे की, रॉबर्ट हैथवे की किताब थी द लेवरेज पैराडॉक्स। तो उसने एग्जैक्टली ये मसला उठाया कि वो कहता है कि अमेरिका ये समझता है कि चूंकि उसने पाकिस्तान पे कुछ फेवर्स की, अब उसकी इतनी लेवरेज हो गई है कि वो पाकिस्तान को जिस तरीके से भी दबाए वो दबा देगा। फिर उसके बाद वो अगला जुमला लिखता है हैथवे, उसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हमने ये देखा है कि जब पाकिस्तान ने नहीं दबना होता तो अमेरिका उसका कुछ नहीं कर पाता और वो लेवरेज उल्टी पाकिस्तान की लेवरेज बन जाती है, और जब पाकिस्तान दब जाता है तो फिर वो अमेरिका के लिए जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के सारे बुरे करता है। अच्छा, आप अगर तारीखी पस मंजर देखें तो जनरल मुशर्रफ को 9/11 के बाद जब उन्होंने एक धमकी लगाई कि विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज और या यू आर विद अस और नॉट विदाउट, हमने फौरन एकदम से मान लो, आपने देखा हमें बड़ा नुकसान हुआ। उसका नुकसान इस तरह हुआ कि वो सारी जंग जो थी ना, वो सारी की सारी इधर आ गई हमारे ट्राइबल एरियाज में, और हमने बड़ा नुकसान उठाया। तो उससे पहले भी, लेकिन जब हमने नहीं, मतलब 1990 में जब सैंक्शंस लगाई तो आपने देखा कि हम न्यूक्लियर पावर बन के ऊपर आए और भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री सारी उसमें निकली। मैं कहना सिर्फ ये चाहूंगा कि हमें साबित कदम रहना चाहिए।
ये छोटी छोटी इस तरह की चीज आती है, धमकी लगाई, एकदम से हमारे यहाँ जो एक तासुर फैल जाता है कि वो लो जी मारे गए, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एक सफाना मुल्क है, तमाम तार कमजोरियों के बावजूद तो सारे मुल्कों में होती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें एक साबित कदम रहना चाहिए हमारी हुकूमत को, और बिल्कुल किसी किस्म की इस तरह दबाव नहीं लेना चाहिए। हमने जो काम भी किया है दुरुस्त काम किए हैं, और अपने वो पॉलिसी सही रखनी चाहिए। अब हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल होगी, ब्रॉड बेस्ड होगी नहीं, क्योंकि अब तो माजी में यानी सारे माजी ने हमें ये चीज सिखा दी हुई है। हमें सिर्फ साबित कदम रहने, गलत बात ना करें, भड़क ना लगाएं, धमकी ना लगाएं, उस किस्म के काम ना करें, एंगेज रखें अमेरिका को, लेकिन मेरे ख्याल में साबित कदम करें, साबित कदम रहना होगा। और रॉबर्ट हैथवे की किताब का नाम क्या बताया आपने एजाज अहमद साहब? द लेवरेज पैराडॉक्स। द लीवरेज पैराडॉक्स। जी जी, द लीवरेज पैराडॉक्स जी। हाँ, अमेरिका में उसको लेवरेज कहते हैं, तलफ़्फ़ुज़ उसका। ठीक हो गया, द लेवरेज पैराडॉक्स। रजा रोमी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की एजाज अहमद चौधरी साहब ने कि जनरल मुशर्रफ जब कैपिचुलेट कर गए और एक फ़ोन कॉल आई, अमेरिका ने धमकी लगाई विद अस और अगेंस्ट अस, और उन्होंने फौरी तौर पे अमेरिका की कंडीशंस मान ली 24 घंटे के अंदर, उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। आप चूँकि अमेरिका की अंदर से सियासत को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त ब्लंडर किया या कोई ऑप्शन ही नहीं थी उनके पास? मेरे ख्याल से तो बात यह है कि कोई ऑप्शन नहीं थी, साफ साफ सी बात करनी चाहिए। और ये कहना आसान होता है कि उनको नहीं करना चाहिए था, वो जनरल मुशर्रफ के नाक़दीन भी ये कहते हैं और लोग भी कहते हैं, मगर हकीकत ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने चूँकि अपनी मईशत की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने खुद एक सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी पर नहीं खड़े हुए। आज भी हमें जो है ज़रूरत पड़ती है IMF के एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, पता नहीं कितना 23वां 24वां प्रोग्राम हम अभी साइन करने जा रहे हैं, उसके मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं। तो बात ये कि एक तरफ तो हम ये है कि हमें एड की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को वो करने की होती है, उसके लिए हमें आलमी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका हिस्सा बनना पड़ता है, वो कंट्रोल करता है अमेरिका और यूरोप। तो बात ये कि हमारी फिर ये तो हमारी अशराफिया को सोचना है ना कि उन्होंने 1947 से आज तक कहाँ तक अपनी अलायंसेस रखे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई में सही देश है तो फिर बिल्कुल एक बहुत ही रेडिकल किस्म की इस्लाहात की जाए, रिस्ट्रक्चरिंग की जाए मईशत की और सियासत की, ताकि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा और हकीकी मानों में एक आज़ादाना पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी जो है वो अपना सके। जब तक हमारी ये डिपेंडेंसीज रहेंगी मिडिल ईस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये मसले नहीं बदलेंगे। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी जगह पे रुक जाएं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये कहते हैं, इमरान खान के बिल्कुल 100 से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि जनरल मुशर्रफ जो था वो उसने ये किया, वो जनरल मुशर्रफ को इस हवाले से बड़ा गलत समझते हैं। अभी रज़ा रूमी ने जो आपको कहा कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी उस वक्त, पता नहीं क्या वजूहात थी उसके लिए, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी 9/11 के बाद कि पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था, वरना ख़तरा बहुत ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही, अब आप भी IMF प्राइम मिनिस्टर इमरान IMF के ख़िलाफ़ बहुत बोलते रहे हैं, उनकी दर्जनों स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अब फिर हम IMF के पास जाते हैं बार बार और सारे उसी तरह से चल रहे हैं। इस पर क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है आपका? मैं ज़रूर दूंगा जी। एक जुमला मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ रज़ा रूमी साहब से पहले। मैं एजाज अहमद साहब को दाद देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को फॉर्मुलेट किया। वो जलसों की ज़बान में हम उसको यही कहेंगे कि जी हमें दोस्ती कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। बिल्कुल सही, और ये मैं दाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि उसको हमें सस्टेन करना, उसको सस्टेन साबित कदम। रज़ा रूमी एक चीज़ मिस कर रहे हैं और हम सब मिस कर रहे हैं, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने उसको उस तरीके से भी कहा है, और ये पाकिस्तान के चारों मिलिट्री रूलर्स को अप्लाई करता है। ये क्रेव करते हैं लेजिटिमेसी। अयूब खान कोल्ड वॉर के उसके दौरान, याया खान US चाइना डेटांट के उस हवाले से, जनरल ज़िया अफ़गान वॉर, और फिर मुशर्रफ के लिए ये, तो वो लेजिटिमेसी एक बड़ी एक अहम उनके लिए चीज़ होती है। और वो भी उसमें एक, और अमेरिका को तो पसंद होता है ऐसे मौक़ों पर कि जी वहाँ कोई मिलिट्री रूलर बैठा हो, बिकॉज इट टेक्स ओनली 1 फ़ोन कॉल। अगर यहाँ कोई जिस वक्त जमहूरी निज़ाम होता, कोई असेंबली होती, कोई हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते, देखें वो सलाला का वाक़या भी हुआ, ठीक है, पीपल्स पार्टी से हमारे 100 इख्तलाफ, और उस वक्त हम असेंबली में भी नहीं थे, बट उसको एक तरीके से हैंडल किया गया, जॉइंट सेशन हुई, सब कुछ हुआ, वो सारा सिलसिला हुआ। और ये सिर्फ उसको आप ख़तरा और एक बहुत बड़े सुपर पावर से धमकी के तनाजुर में महज नहीं देख सकते। आप एक मिलिट्री रूलर की जो भूख है, लेजिटिमेसी, भूख फॉर पावर, पावर तो चलो मिल गया ना,
इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, रिकग्निशन, ठीक है, वो किरदार अदा करती है। इन सारों में अब मैंने चारों गिनवा दिए हैं। अच्छा, अब मैं ये बड़ा जरूरी है कि मैं वापस जाऊं एजाज अहमद चौधरी साहब के पास, 2 मिनट मेरे पास हैं। अब एजाज अहमद चौधरी साहब, आपने जो कहा वो बड़ा प्रोवोकेटिव है, जिसको प्रोवोकेटिव कहते हैं लिटरेचर में, बिकॉज अब आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखें कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पीछे एक तहरीक है, एक पार्टी खड़ी है, वो 19-20 बरस से स्ट्रगल कर रहा था और वो पाकिस्तान के सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लेकिन मगरबी ज़राए इब्लाग उसको एक मुल्ला की शक्ल में, एक फैनेटिक की शक्ल में, एक इस्लामिस्ट की शक्ल में, प्रिमिटिव माइंडसेट, औरतों के ख़िलाफ़, तालिबान का दोस्त और इस तरह करके उसको दिखाते हैं। तो ये वो पनिशमेंट है जो इमरान खान को मिल रही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना साबित कदमी रहे, आप देखें वो इमरान खान की लेजिटिमेसी को मगरब की दुनिया डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रही है। इस पर क्विक कॉमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो होगा अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे। मुझे जनरल शरफ का इसलिए याद है कि ये 9/11 से पहले भी वहां पे आए थे और मुझे याद है कि बड़ी मसाइल थे, और उसके बाद जब अमेरिका के लिए आप तैयार हो गए तो ये एकदम से डार्लिंग बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल मुशर्रफ ने उस दिन ही वो फैसला उसी वक्त क्यों नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ देर सोचना चाहिए था, कुछ नेगोशिएट करना चाहिए था। हम लोग नेगोशिएट नहीं करते, हम इंस्टेंटली जो चीज है ना कि दबाव आया और एकदम से गिव इन कर गए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अमेरिका के साथ हमने कोई दुश्मनी नहीं लेनी, हमें पता है कि उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑनरेबल कॉम की तरह हमें नेगोशिएट करना चाहिए और वो अगले नेगोशिएट करेंगे। मैंने आपको लेवरेज पैराडॉक्स की मिसाल इसलिए दी कि अमेरिका भी ये समझता है कि हमारा लेवरेज उस हद तक है जिस हद तक रेसिपिएंट कंट्री लेवरेज लेने को तैयार है, वरना लेवरेज नहीं है। तो इस वजह से मैं लेने को तैयार है। बहुत सर, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरा, एजाज अहमद चौधरी साहब, बहुत ही आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त हमारा जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। एजाज अहमद चौधरी साहब का, सेनेटर वलीद इकबाल का, रजा रूबी साहब का बहुत शुक्रिया। आज की इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने देखी, फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।